नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है मूल रूप से TGT PGT कला को जो है निरूपित है और TGT की वैकेंसी आ चुकी है। आप सब जानते हैं 148 पद हैं, तो हमारा टारगेट है कि 148 में फाइनली जगह बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, इसलिए हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और संपूर्ण सिलेबस को हम लोग ढंग से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बंगाल शैली के कलाकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे DP राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी। DP राय चौधरी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप जानते होंगे DP राय चौधरी हों, आसित कुमार हल्दर हों, नंदलाल बसु हों, ये सभी किसके जो है चेले हैं? ये मूल रूप से अवनींद्र नाथ ठाकुर के चेले हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर के ये लोग चेले हैं, सभी के सभी उन्हीं के शिष्य हैं। आप जानते होंगे अवनींद्र नाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो है भतीजे लगते हैं, ठीक है। और जोड़ा साकू में उनका जन्म होता है अवनींद्र नाथ ठाकुर का। अवनींद्र नाथ ठाकुर बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि ये चित्रकला में बहुत खास जो है चित्र बनाते हैं और मूल रूप से इनका संबंध भी E.V. हेबले के साथ रहा है और ये कई कॉलेजों में ऐसे जो है प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर के अच्छे चित्रों में शामिल है गणेश जननी, बुद्ध की सुजाता, महापुराण, तिच्छरक्षिता, संध्यादीप, ताजमहल, औरंगजेब और शाहजहाँ की मौत, भारत माता, बुद्ध जन्म, ये सब बहुत फेमस डाटा हैं, ठीक है। तो ये जो है बनाने का श्रेय जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर को ही है। अवनींद्र नाथ ठाकुर का कार्यकाल पुराना है, इसलिए इनके सभी शिष्य ही लगते हैं और सभी शिष्य हैं भी। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सीधे सीधे, क्योंकि अवनींद्र नाथ कार्यकाल जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर का 1871 से 1951 के मध्य रहा है और उसी के नीचे सभी आ जाते हैं। चाहे नंदलाल बसु को आप ले लें, 1883 से 1967 के बीच नंदलाल बसु आ जाते हैं। असित कुमार हल्दर की आप बात करेंगे, 1890 से मूल रूप से उनका कार्यकाल होता है क्योंकि उनका जन्म है 10 सितंबर 1890। तो असित कुमार हल्दर लखनऊ कॉलेज में जो है मूल रूप से भारतीय प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। ये भी मूल रूप से अवनींद्र नाथ ठाकुर के ही शिष्य हैं। बंगाल शैली हम लोग पढ़ रहे हैं। DP राय चौधरी को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। DP राय चौधरी के लिए 1899 से 1975 तक का डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी इन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान करते हैं क्योंकि इनका कार्य बहुत अच्छा रहा है। DP राय चौधरी जैसे नाम में चौधरी जुड़ा है, तो ये एक जो है अच्छे और योग्य परिवार के साथ साथ एक जो है राजकुल में समझ लो ये पैदा हुए थे, क्योंकि इनका काम धाम जो है थोड़ा सा राजसी वाला था। DP राय चौधरी एक अच्छे और श्रेष्ठ मूर्तिकार, चित्रकार, सब कुछ हैं ये। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है DP राय चौधरी का संबंध किससे है। अगर वहाँ मूर्तिकारों को दिया जाएगा तो इनका चित्रकार, मूर्तिकार सब में आ जाता है नाम, और जो है कई तरह से इनका क्वेश्चन बना है जिसमें जो है मूर्तिकार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं DP राय चौधरी के बारे में। तो DP राय चौधरी के बारे में कहा जाता है, ये कहते हैं कि कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है DP राय चौधरी का है। कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। यह कथन किसका है? तो DP राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी का है। इनका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, याद रखना है। अवनींद्र बाबू के ये जो है शिष्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और श्रम की विजयन की बहुत फेमस जो है एक चित्र है। बात करें अगर इनके जन्म की, तो इनका जन्म रंगपुर ज़िले में हुआ है। बेटा ये रंगपुर बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। रंगपुर ज़िले में किसका जन्म होता है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी का जन्म रंगपुर ज़िले में होता है। रंगपुर ज़िले के ताजहाट गांव में, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश में पड़ता है, ये भी याद रखना है क्योंकि ये बांग्लादेश का हिस्सा है और जो है जब इंदिरा गांधी थी तभी बांग्लादेश का जन्म हो जाता था। तो मूल रूप से रंगपुर अब वर्तमान में जो है बांग्लादेश में पड़ता है। उस टाइम जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और वहीं पे जो है DP राय चौधरी का जन्म हुआ था। सन 1899 ईस्वी में ये जन्मते हैं और मूल रूप से इनका परिवार जीवन जो है क्रमशः ठेठ जमींदाराना था। और ठेठ जमींदाराना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पिताजी जमींदार थे। लेकिन जो है इसके बावजूद भी इन्होंने कला के प्रति रुझान रखा और चित्रकला एवं मूर्तिकला में उनकी रुचियां बाल्यकाल से ही पनपने लगी थी। जब बाल्यकाल से उनकी रुचि कला की ओर थी तो इनके पिताजी भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए और मूल रूप से अवनींद्र नाथ ठाकुर के पास खुद ले जाते हैं इनके पिताजी और वहाँ पर इनका एडमिशन करवाते हैं, दाखिला करवाते हैं। आगे बात करते हैं। अतः उनके पिताश्री प्रख्यात कला शास्त्री श्री अवनींद्र नाथ ठाकुर के पास ले गए और कला गुरु ठाकुर जी ने शिक्षण का कार्य जो है मूल रूप से स्टार्ट करवाया। और उनकी जो शिक्षण पद्धति थी, गुरु जी की जो ठाकुर जी की शिक्षण पद्धति थी, वो अलग प्रकार की थी। वह अपने शिष्यों को चित्रण करने में पूर्ण स्वतंत्रता देते थे।
कि वे किसी भी प्रकार और किसी भी विषय पर चित्र बनाएं। उन्हें ये नहीं था कि आप वाष्प चित्रण करेंगे या फिर आप टेम्परा चित्रण करेंगे या फिर आप कैसी चित्रण करेंगे, तैल विधा में चित्रण करेंगे, ये कोई दबाव नहीं था। आप मूर्तिकार बनेंगे या चित्रकार बनेंगे, इस पर भी कोई दबाव नहीं था अवनींद्र बाबू का। अवनी बाबू उन्हें उपनाम था, आप जानते होंगे। तो कोई जो है दबाव नहीं बनाते थे, किसी भी विषय पे आप चित्रकारी कर सकते थे। अगर बात करते हैं तो सच्ची लगन से चित्रकारी करने पर देवी प्रसाद राय ने मूल रूप से अपना जो है कला गुरु के मन में शीघ्र ही अच्छा स्थान बना लिया, और जो है जब वो अच्छा स्थान बना लिए तो मूल रूप से प्रतिभाशाली शिष्यों में वो गिने जाने लगे। तो ये बहुत खास हो जाते हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर के। अवनींद्र नाथ ठाकुर के बहुत खास शिष्यों में कौन है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी। आगे बात करते हैं डीपी राय चौधरी के बारे में। तो कहा जाता है कि समुचित कला शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो है डीपी राय चौधरी को अवनींद्र नाथ की सहमति से, अवनींद्र नाथ की सहमति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी सहमति से, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो किसकी सहमति से जो है डीपी राय चौधरी शिक्षक बनते हैं, अवनींद्र बाबू अपने गुरु जी के जो है सहमति से ही शिक्षक बन पाते हैं। किसमें, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। डाटा याद रखना है बेटा, ये शिक्षक बनते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। किसकी सहायता से, तो मूल रूप से गुरुजी जब सहायता करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से उनका संपर्क इतालवी शिल्प व्यास से भी हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्यास से संपर्क किसका होता है, डीपी राय चौधरी का होता है। और वह चित्रकार भी थे, व्यास चित्रकार भी थे। अतः आपने व्यास के पाश्चात्य पद्धतियों में तैल रंग से चित्र बनाना सीखा और कुछ ही दिनों में तैल चित्रण में सिद्धस्त हो गए। कौन, डीपी राय चौधरी। तैल चित्रण के अच्छे जानकार माने जाने लगे, अच्छे जो है चित्रकार माने जाने लगे। इनका एक फेमस जो है तैल चित्रण है दुर्गा पूजा यात्रा। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने की प्रबल संभावना है, स्टार लगा लीजिएगा। दुर्गा पूजा यात्रा किसका चित्रण है, तो डीपी राय चौधरी जी का है। डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी का है दुर्गा पूजा यात्रा, याद रखना है। और जो है तैल रंग से ये उत्कृष्ट कार्य करने के बाद जो है ये चेन्नई के सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जेसीएस कर्जियर, डॉक्टर सुब्बा राव और जगदीश चंद्र बसु की जो है सहायता से मूल रूप से इनकी सिफारिश होती है। तब जाके डीपी राय चौधरी को डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में मूल रूप से अध्यक्ष का पद मिल जाता है। और ये 28 साल लगातार डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में अपना कार्य करते हैं। और वहाँ पे एक शिक्षक का कार्य ही नहीं किए, अपितु कॉलेज की उन्नति में भी ये सूत्रधार का काम करते रहे। ऐसा डाटा लिखा जाता है इनके बारे में। तो डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में भी ये अपना काम करते रहे। और साथ ही साथ तो आप जानते होंगे गुरु जी के जो है सहायता से मूल रूप से इन्होंने और भी काम किया है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि वे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो है फेलो और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी कौन रह चुके हैं, तो डीपी राय चौधरी जी रह चुके हैं। डीपी राय चौधरी किसके शिष्य थे, अवनी बाबू के शिष्य थे। डीपी राय चौधरी के समकालीन और कौन कौन थे, छितिन नाथ मजूमदार हों, शारदा चरण वकील हों, विनोद बिहारी मुखर्जी हों, या फिर मूल रूप से असित कुमार हल्दर हों, ये सब इनके समकालीन थे, इनके गुरु भाई थे। आगे बात करते हैं तो चित्रकला के साथ साथ डीपी राय चौधरी मूर्तिकार में भी विशेष रुचि यानी मूर्तिकला में भी बहुत विशेष रुचि रखते थे। और जब विशेष रुचि रखने लगे तो ऐसे ऐसे दृश्य भी आगे बनाए कि उनमें जो है आपके वनडे एंट्रेंस में क्वेश्चंस भी पूछा जाने लगा। बात करते हैं दोनों विधाओं में पृथक ढंग से अपनी विशेष श्रृंखला और भावनाओं को ढालते रहे और मूल रूप से एक अच्छे मूर्तिकार भी ये उभर करके आते हैं। एक और डीपी राय चौधरी वास पद्धति में रंगों को जो है रेखाओं के साथ उकेरते थे, तो दूसरी ओर माटी व कांसे की मूर्तियां भी गढ़ते रहे हैं, साथ साथ काम करते रहे हैं, दोनों साथ काम हुआ है, ठीक है। और निरंतर अभ्यास से वो अपने दोनों कलाओं में महारत हासिल यानी सिद्धहस्त प्राप्त कर चुके थे। कहा जाता है कि डीपी राय चौधरी और अवनींद्र नाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि लोग जो है उसे अंतर नहीं कर पाते थे कि कौन डीपी राय चौधरी ने बनाया है, कौन अवनी बाबू ने बनाया है। आगे बात करें डीपी राय चौधरी के बारे में और क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि आपकी अधिकांश प्रतिमाओं में विषम परिस्थितियों का द्वंद्व संघर्ष निरूपित हुआ है। डीपी राय ने श्रमिक और उसके जीवन पर कितनी ही समस्याओं को छुआ है, मूल रूप से ऐसा दृश्य बार बार बनाया है। आप जानते होंगे डीपी राय चौधरी का एक सबसे फेमस दृश्य है श्रम की विजय। श्रम का विजय जो है दर्शाने का काम डीपी राय चौधरी का इसीलिए रहा है कि वो श्रमिकों को और उनके जीवनों में आई हुई समस्याओं को दर्शाने का प्रयास करते हैं। निम्न वर्गों के संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूरों को उनकी कला की प्रेरणा से मूल रूप से उकेरने का प्रयास किया है। उनकी सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, बेटा ये याद रखना है, श्रम का विजय कांस्य प्रतिमा है। और मूल रूप से इसके चितैरे कौन है, इसके चित्रकार कौन है, वास्तुकार कौन है, मूर्तिकार कौन है, तो मूल रूप से डीपी राय चौधरी।
और श्रम की विजय, संघर्ष और कसमकस की एक अलग तरीके से पहचान हो जाती है। इस प्रकार अन्य मूर्ति शिल्पियों में जब शीत ऋतु आती है, एक इनकी अब है नई जो है श्रृंखला है, जब शीत ऋतु आती है। दूसरा है सड़क बनाने वाले, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है, सड़क बनाने वाले। आगे आता है मूल रूप से कि जब शीत ऋतु आती है और सड़क बनाने वाले में उनका खास अंतर नहीं हो पाता है, और आप जानते होंगे जब उसका जो है उदार एवं करुणा को ये दर्शाते हैं, उसके भाव को झलकाते हैं, तो मूल रूप से बहुत जो है मार्मिक दृश्य उभर करके आता है। सन 1925 ईस्वी के आसपास वे देश के प्रथम कोटि के शिल्प माने जाने लगे थे। 1925 में ही वो सिद्धहस्त हासिल हो गए थे। आप जानते हैं नंदलाल बसु भी उस कार्यकाल में थे, डीपी राय चौधरी भी थे और मूल रूप से अच्युत कुमार हल्दर भी थे। फिर भी वो नंबर 1 के कलाकार माने जाने लगे, शिल्पी माने जाने लगे, यानी मूर्तिकार माने जाने लगे। इसीलिए मूर्तिकला से अच्छा क्वेश्चन बनता है तो डीपी राय चौधरी का नाम आता है। आगे बात करते हैं डीपी राय चौधरी के बारे में। तो डीपी राय चौधरी के शिष्यों में सौंदर्य, सुघड़ता, विवरणात्मकता और जो है स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए नसों, मांसपेशियों और शरीर के प्रौढ़ गठन पर विशेष ध्यान दिया गया है। डीपी राय चौधरी जो है मनुष्यों को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुत आप देखेंगे आगे जो है डाटा जो है प्रेषित किया जा रहा है कि स्नान करती हुई नारी, ऐसा दृश्य किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी ने बनाया है। क्वेश्चंस पूछा गया है, स्नान करती हुई नारी का चित्रण किसने किया? डीपी राय चौधरी ने किया। एक आदर्श निर्माण का उदाहरण इसे माना जा रहा है। इस प्रकार चौधरी ने मिट्टी में प्राणों को शिथिलता और देखना चाहते थे। मूल रूप से मिट्टियों में प्राण को दिखाना चाहते थे। जैसे आप जानते होंगे आज के डेट में बंगाल शैली में बहुत अच्छे अच्छे चितेरे हुए हैं, लेकिन बंगाल मूर्तिकला में आप देखते होंगे कि दुर्गा जी की प्रतिमाओं को, जिसे महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया जाता है और मिट्टियों की मूर्तियों में प्राणों को जो है दर्शाने का प्रयास किया जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बात करते हैं डीपी राय चौधरी के बारे में। तो कहा जाता है कि आपकी मूर्ति शिल्पों पे पाश्चात्य कलाकार रोंदा, ये रोंदा पूछा जाता है, रोंदा किससे प्रभावित था? रोंदा और बोरदेलो मूल रूप से किससे प्रभावित हुए? तो रोंदा और बोरदेलो डीपी राय चौधरी से ही प्रभावित हो पाए थे। पश्चिमी शैली के अच्छे चितहरे माने जाते थे। आगे बात करते हैं तो डीपी राय चौधरी ने कहा है कि इनके बारे में कहा जाता है कि आपके स्त्री आकृति के चित्रण में सौंदर्य और हाव भाव का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रांकन हुआ है। इसमें भूटिया औरतें, बेटा डाटा याद रखना है, भूटिया औरतें किसके चित्रण है? मूल रूप से डीपी राय चौधरी का है। तिब्बत की बालिका, ये भी किसका चित्रण है? ये भी डीपी राय चौधरी का है। नेपाली लड़की डीपी राय चौधरी का है। लेपचा कुमारी, ये लेपचा कुमारी पूछा जा चुका है, बेटा स्टार लगा लीजिएगा। तिब्बत की बालिका, लेपचा कुमारी, भूटिया औरत और नेपाली लड़की किसका दृश्य है? मूल रूप से किसने चित्रित किया है? डीपी राय चौधरी ने चित्रित किया है। सीधे सीधे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बंगाल शैली के कलाकारों में उनकी जो है रचनाएं ही पूछी जाती हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोगों का डाटा गलत हो जाता है, क्योंकि जो है अगर डीपली वो ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चंस निश्चित रूप से ऊपर से निकल जाएंगे। क्योंकि अब क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है, परीक्षाओं का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप जानते होंगे 148 पदों पर जब ये भर्ती है तो निश्चित रूप से कंपटीशन बहुत हाई होगा और आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा और बहुत अच्छे से है नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब बारीकी से आप ध्यान देते हुए चलेंगे, जैसे लेपचा कुमारी पूछा गया है, अगली बार पूछ ली जाए तिब्बत की बालिका किसका चित्रण है, तो मूल रूप से आप कहेंगे डीपी राय चौधरी। नाम तो सब देंगे, डीपी राय चौधरी, अच्युत कुमार हल्दर, नंदलाल बसु या फिर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर उसी को पता होगा जो जानता होगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे? डीपी राय चौधरी ही बनेंगे। आगे बात करते हैं तो स्नेह स्नग्ध पूर्वोक्त चित्रों में यवन का उन्माद करता हुआ उज्ज्वल आभा को दर्शाते हुए एक कलाकार का सुनहला स्वप्न और नई नई कल्पनाओं को एक नई उमंग के साथ वासनाओं का उद्गम वेग कहाँ प्रदर्शित होता है? तो मूल रूप से डीपी राय चौधरी के चित्रों में ऐसा जो है वासना का उद्गम वेग जो है दर्शाया गया है, ऐसा जो है उमंग प्रतीत होता है। आगे बात करते हैं डीपी राय चौधरी में और खासियत क्या थी? तो जो है प्रेम पीड़ित नारी का मनोव्यथा, ऐसा दृश्य इन्होंने किया है। कमल उगाते हुए पोखरों में, इसका भी दृश्य मूल रूप से इन्होंने किया है। उनके मुरझाए मन या उसके मुरझाए मन का चित्रण किसने किया है? डीपी राय चौधरी ने किया है। ढले यौवन का प्रतीक बनकर प्रकट हुआ, ये किसका है? डीपी राय चौधरी का है। और कौतूहल नामक चित्र जो है मूल रूप से चंचल और सुंदरता को दर्शा रहा है। आगे बात करते हैं तो नारी का सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन का दुस्साहस दर्शाया गया है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है डीपी राय चौधरी के द्वारा। डीपी राय चौधरी के बारे में जो है कहा जाता है कि नारियों को बहुत अच्छे से जो है चित्रित करने का काम करते थे। हालांकि इसमें अश्लीलता को भी दर्शाया गया है।
आपके द्वारा बनाए व्यक्ति चित्रों में बेटा ये क्वेश्चंस पूछा गया है किन किन व्यक्ति चित्रों को इन्होंने चित्रित किया है, जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर को पूछा गया है। रविंद्रनाथ को किसने चित्रित किया? डीपी राय चौधरी ने। पर्सी ब्राउन को किसने चित्रित किया? डीपी राय चौधरी ने। मिसेज ब्लैक बेल को किसने चित्रित किया? पर जो है मूल रूप से डीपी राय चौधरी ने। ओसी गांगुली को किन्होंने चित्रित किया? डीपी राय चौधरी ने। और जो है रविंद्रनाथ ठाकुर को आपने हमने बताया ही है। तो ये सारे जो है व्यक्ति चित्रण भी मूल रूप से डीपी राय चौधरी की विशेषताएं रही हैं। इनको जो है बनाने का काम इन्हीं का है। आगे बात करते हैं तो मुसाफिर, खतरनाक रास्ते और जो है ऐसे नए नए चित्र जो है मूल रूप से इन्हीं के हैं। आपने एक राहगीर का भी चित्रण किया है जिसकी दाढ़ी है वह दूसरे चित्र में मानव का संघर्ष और घोर श्रम को प्रदर्शित किया गया है। ऐसा दृश्य चित्रण भी आपने जो है चित्रित किया है, यानी डीपी राय चौधरी ने ही चित्रित किया है। तूफान के बाद का चित्रण किसका है? मूल रूप से डीपी राय चौधरी का है। आरती किसका है? ये भी डीपी राय चौधरी का है। स्नान का घाट ये किसका है? मूल रूप से डीपी राय चौधरी का ही है। आदि ये सब जो चित्रण हैं ये भिन्न भिन्न रुचियों के द्योतक बताए जाते हैं कि विभिन्न टाइप की जब रुचि रखते थे उस टाइप उनका चित्रण कर दिया जाता था डीपी राय चौधरी के द्वारा। डीपी राय चौधरी के बारे में अगर और बात करें जाएँ तो डीपी राय चौधरी को अनेक प्रदर्शनियों में पुरस्कार से भी नवाजा गया है। स्वर्गीय डीपी राय चौधरी जब 59 वर्ष के थे तो उन्हें कला निष्ठा और उनके प्रति आकर्षण के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सन 1958 में ये डाटा पूछा गया है किस सन में उन्हें जो है पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म विभूषण कब दिया जाता है? 1958 में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो पद्म विभूषण से जो है इन्हें मरणोपरांत मिलता है, 1958 में मिलता है। ऐसा अलंकरण भी ये प्राप्त कर चुके हैं। बात करते हैं डीपी राय चौधरी की, तो डीपी राय चौधरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आपके चित्र शिल्प, साहित्य, संगीत, वंशी वादक आदि कलाओं का भी मेल रखते थे। इसके अतिरिक्त प्रख्यात शिकारी और पहलवान भी मूल रूप से इनके दर्शन की विशेषताएं रही हैं। आगे बात करते हैं डीपी राय चौधरी की मृत्यु कब होती है, तो 15 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी को कोलकाता में डीपी राय चौधरी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आउनी बाबू के शिष्य थे, आप जानते हैं। और राजकीय कला विद्यालय मद्रास में मूल रूप से ये जो है एक शिक्षक के रूप में भी, प्रधान शिक्षक के रूप में भी कार्य किए हैं। तो राजकीय कला विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में कहाँ पे? मद्रास वाले में ये काम कर चुके हैं। ये भी डाटा आपको नोट डाउन कर लेना है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सब कुछ डाटा समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में ना आए, वीडियो 2 बार देख लीजिएगा बेटा, 3 बार देख लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 3 से 4 प्रश्न भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बंगाल शैली में कलाकारों से कब किस पे जो है एग्जामिनर का मूड चला जाए और कहाँ से क्वेश्चंस उठा के रख दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।